नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर पर बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़े अपडेट, देश और दुनिया की खबरें और साथ ही साथ बिजनेस और कारोबार की खबरें फटाफट अंदाज में। 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन, आइए शुरू करते हैं। सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। हालांकि इसमें कई रियायतों का ऐलान भी किया गया है। लॉकडाउन 4.0 का आज पहला दिन है। लॉकडाउन के बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब देश में 4 की जगह 5 जोन होंगे। रेड, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट और बफर जोन भी अब होगा। इसे तय करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। नए लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वो ये तय करेंगे कि क्या खोलना है, क्या बंद रखना है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सेवाओं के अलावा बाकी सभी के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर निकलने की भी पाबंदी होगी। प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों को देखते हुए लॉकडाउन में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो गाड़ियों और बसों को चलाने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें चलाने के लिए राज्यों के बीच आपसी सहमति होना जरूरी है। हालांकि नए लॉकडाउन के दौरान मेट्रो और हवाई सेवाओं पर अब भी प्रतिबंध रहेगा, लिहाजा मेट्रो और हवाई सेवाएं 31 मई तक शुरू नहीं होंगी। घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत होगी। केंद्र ने फिलहाल कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी सभी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पैसेंजर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक हटा ली है। हालांकि प्राइवेट गाड़ियों के लिए नियम है, मतलब सभी जोन्स में अब ऑटो, टैक्सी, बसें तो चल सकती हैं, लेकिन प्राइवेट व्हीकल के लिए नियम मानने होंगे। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जोन में दुकानें खोलने की इजाजत दी है। ये दुकानें अलग अलग वक्त पर खोली जा सकती हैं। ये दुकानें कैसे, कब खुलेंगी, ये तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। इन दुकानों को खोलने के लिए भी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। दुकानों को ग्राहक के बीच 6 फुट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक बार में 5 से ज्यादा लोग दुकान के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए। उन दुकानों में खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है जो मॉल के अंदर मौजूद है। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में ऑफिस खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन कंपनियों से कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को एक साथ न बुलाएं, बल्कि अलग अलग टाइमिंग पर बुलाएं और छुट्टी भी उसी तरह से होगी। राज्यों से कहा गया है कि अलग अलग टाइमिंग का कॉन्सेप्ट सभी वर्क प्लेसेस, दुकानें, मार्केट, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर्स पर लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने अपील की है कि अगर संभव है तो अभी घर से काम करना जारी रखें। ऑफिस के कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की सुविधा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर होनी चाहिए। इसके अलावा मास्क सभी के लिए जरूरी है। हो सके तो दस्ताने का भी इस्तेमाल करें। कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी होगी और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को एक साथ ब्रेक पर भी नहीं जाना है। ये टाइमिंग भी अलग अलग होगी। लॉकडाउन में अगर किसी को शादी करनी है तो उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। शादी के आयोजन में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी दिशा निर्देश हैं। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा सभी सामाजिक और दूसरे जो कार्य हैं उनके दौरान भी नियमों का पालन करना होगा। राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर और सामाजिक कार्यक्रमों पर 31 मई तक रोक जारी रहेगी। नए लॉकडाउन में आम लोगों के लिए कड़ी शर्तें अब भी जारी रहेंगी। लोगों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों के बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। गंभीर बीमारियों जैसे दिल के मरीज, कैंसर के पीड़ित लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। दुकानों में 2 गज की दूरी का पालन जरूरी होगा। 5 आदमी से ज्यादा लाइन में इकट्ठा नहीं होंगे। नए लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से मन की बात के जरिए 31 मई को जुड़ेंगे। अपने रेडियो कार्यक्रम में चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने आज इसे लेकर एक ट्वीट किया और लोगों से सुझाव की अपील की है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि वो अपने सुझाव नमो ऐप और माय गवर्नमेंट ऐप पर दे सकते हैं। इसके लिए
1811-7800 यानी कि 1800-11-7800 पर संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माई गाँव पर लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। कोरोना वायरस महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी मन की बात होगी, वो लॉकडाउन में ही संबोधित करेंगे और इसके पहले मोदी मार्च अप्रैल महीने के आखिर में देशवासियों से बात कर चुके हैं। देश में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आज पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। बीते 24 घंटे में देश में 5,242 नए केस मिले हैं। 157 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमितों की संख्या 96,000 के पार पहुंची है। यही रफ्तार रही तो कल तक देश में मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच जाएगी एक दिन में। देश में 56,316 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 36,823 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 3,029 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़कर 38% से ऊपर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच कर्नाटक ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें 4 राज्यों से आने वाले लोगों की कर्नाटक में एंट्री बैन कर दी गई है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु से आने वाले लोगों की राज्य में एंट्री बैन कर दी है। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ट्रेनों और सरकारी और निजी बसों को चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में बसें नहीं चल सकेंगी। सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन रविवार को राज्य में पूर्णबंदी होगी। इस समय सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत मिलेगी। अब बात थोड़ा बाजार की कर लेते हैं। तो सरकार का आर्थिक पैकेज बाजार को रास नहीं आया है। बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी 4 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स आज 1069 अंक गिरकर इसी तरह से 30,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जबकि निफ्टी 314 अंक गिरकर 8,823 के स्तर पर बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त दबाव दिखा। बैंक निफ्टी 6 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुए। बीएसई पर आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स गिरे हैं। दिग्गज शेयरों के साथ ही मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स करीब 3.87% और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3% टूटकर बंद हुए। ऑयल एंड गैस शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में गिरावट का आलम रहा। आज चढ़ने वालों की लिस्ट में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक रहे। आज की गिरावट में बैंकिंग शेयरों की जमकर पिटाई हुई। आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक गिरकर बंद हुए। ऑटो शेयर आज भी रिवर्स गियर में चले। टीवीएस मोटर, आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो गिरकर बंद हुए। आर्थिक पैकेज में किसी तरह की राहत नहीं मिलने से आज एविएशन सेक्टर के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन के शेयर आज करीब 9.5% तक टूटे। दरअसल एयरलाइंस को उम्मीद थी कि आर्थिक पैकेज के आखिरी चरण में सरकार घरेलू उड़ानों की इजाजत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एविएशन सेक्टर को लेकर हालांकि सरकार ने कई तरह के ऐलान किए हैं। एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बढ़ाने और 6 नए निजी एयरपोर्ट्स का ऐलान हुआ है, लेकिन ये राहत कंपनियों को ज्यादा रास नहीं आई है। ट्रेड वॉर की चिंताएं बढ़ने से सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। एमसीएक्स पर आज सोने ने 47,980 का नया रिकॉर्ड बनाया। सोने में आज 500 रुपए से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बीते 3 महीने में सोना 15% से ज्यादा महंगा हुआ है। चांदी में भी 2,200 रुपए से ज्यादा की मजबूती देखी जा रही है। 2 कारोबारी दिनों में चांदी 5,000 रुपए से ज्यादा महंगी हुई है। हफ्ते भर में चांदी में 8% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। सोने चांदी के साथ साथ कच्चे तेल की कीमतों में धार देखने को मिली है। एमसीएक्स क्रूड 8% से ज्यादा की मजबूती के साथ 2,400 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड $34.5 पर कारोबार करता नजर आया। WTI क्रूड भी $32 के बेहद करीब पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर औंधे मुंह गिर गया। आज रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 75.91 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को रुपया 75.58 की मजबूत स्थिति में बंद हुआ था, लेकिन आज रुपए की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। इंट्राडे में डॉलर के मुकाबले रुपया 75.97 के स्तर तक गिर गया। रुपया इस साल अब तक 6.5% तक कमजोर हुआ है।
जियो प्लेटफॉर्म्स में न्यूयॉर्क की प्राइवेट इक्विटी कंपनी जनरल अटलांटिक 6,598 करोड़ का निवेश करेगी। इस निवेश के जरिए जनरल अटलांटिक जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34% हिस्सेदारी करेगी। इस डील में जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए लगाई गई है। इससे पहले सिल्वर लेक विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने हिस्सेदारी ली थी। सबसे पहले 22 अप्रैल को फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% की हिस्सेदारी ली थी। आरबीआई ने एचडीएफसी से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी अर्गो में अपनी हिस्सेदारी घटाने को कहा है। अभी एचडीएफसी अर्गो हेल्थ में एचडीएफसी की हिस्सेदारी 52.25% है और एचडीएफसी अर्गो में 50.48% है। मर्जर के बाद एचडीएफसी विलय के बाद 50.58% हिस्सेदारी ही ले सकता है। आदेश के मुताबिक मर्जर के 6 महीने तक एचडीएफसी को अपनी हिस्सेदारी घटानी पड़ेगी। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के मामले में हिस्सेदारी को 51.43% से घटाकर 50% करना होगा। इसके लिए 16 दिसंबर 2020 की डेडलाइन है। लॉकडाउन संकट के बीच जोमेटो के बाद अब फूड डिलीवरी बिजनेस की दिग्गज कंपनी स्विगी ने भी छंटनी का ऐलान किया है। बेंगलुरु की कंपनी स्विगी अपने 1100 कर्मचारियों को निकालेगी। ये कर्मचारी सभी ग्रेड और विभागों के होंगे। जिन कर्मचारियों को निकाला जाएगा उन्हें कम से कम 3 महीने की सैलरी दी जाएगी। इससे पहले जोमेटो ने 13% कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया था। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जय मा ने सॉफ्टबैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि को-वर्किंग ऑफिस वी वर्क में निवेश को बोर्ड और उनके बीच इसको लेकर तनाव का माहौल था। सॉफ्टबैंक ने कंपनी के नतीजे जारी करने से पहले जैक मा के इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन इस्तीफे की वजह नहीं बताई। सॉफ्टबैंक ने अलीबाबा में काफ़ी निवेश किया है। जैक मा 2007 में सॉफ्टबैंक के बोर्ड में शामिल हुए थे और सॉफ्टबैंक के संस्थापक और सीईओ मासायोशी सन के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इकतीस मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई रियायतों का ऐलान किया है। दिल्ली में एहतियात के साथ बसें चलेंगी, जिसमें सिर्फ 20 यात्री ही बैठ सकेंगे। कैब और टैक्सी की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन एक साथ सिर्फ 2 यात्री सफ़र कर सकेंगे। रेस्टोरेंट्स में केवल होम डिलीवरी की सुविधा की जाएगी। शर्तों के साथ सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी। रिहायशी इलाकों में सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन मार्केट में आधी दुकानें खोली जाएंगी। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली वालों को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना हॉटस्पॉट बनी हुई है। देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित 2347 मामले सामने आए हैं। 63 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा 20,000 के पार चला गया है। मुंबई में 20,150 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। अब तक 734 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 1595 मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कुल कोरोना संक्रमित 33,053 मामले सामने आए हैं और अब तक 1,198 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 9,114 सैंपल्स की जांच हुई और 2008 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4,464 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 120 पहुंच गई है। अच्छी खबर यह है कि आगरा में आज 26 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। अब तक 573 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आगरा में 71% मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए परेशान हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो मजदूरों को घर भेजने के लिए बसें चलवाएंगी और उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी परमिशन भी मांगी है। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी ने कहा कि इस महामारी में कांग्रेस की ओर से की जा रही नकारात्मक और कुटिल राजनीति की निंदा होनी चाहिए। औरैया में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आया था।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से इंदौर में फंसे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ट्रेन चलाने को कहा है। उन्होंने लिखा कि इंदौर में फंसे पश्चिम बंगाल के भाई बहनों के लिए ममता सरकार स्पेशल ट्रेनें भेजे। शिवराज सिंह ने लिखा है कि ममता बनर्जी केंद्र को बताए कि इंदौर में फंसे पश्चिम बंगाल के लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की जरूरत है ताकि मजदूरों को कोई समस्या न हो। यूपी गेट पर मजदूरों की भीड़ हटाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मजदूर जुटे हुए हैं। आज एक बार फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जमा हुए। लोगों का कहना है कि उन्हें पता चला है कि यहां से दूसरे राज्यों तक जाने के लिए बसें चलने वाली हैं। हालांकि अभी तक बसों के चलने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि उनके रहने खाने का इंतजाम नहीं है। ट्रेन में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाया, लेकिन उससे भी जाने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आया गया। मजदूरों की वजह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। गुजरात के अहमदाबाद में घर वापसी की मांग कर रहे मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन लेबर कॉलोनी में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। बताया जा रहा है कि घर जाने की मांग करते हुए मजदूर सड़क पर निकल आए और प्रदर्शन किया। मजदूरों को काबू में करने के लिए पुलिस के जवान पहुंचे तो मजदूरों ने उन पर पथराव कर दिया। फिर पुलिस ने दौड़ा कर मजदूरों को पीटा। इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई मजदूरों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश के रीवा से कल मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें सामने आई थी। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 24 पर पुलिस ने एक कंटेनर से 31 लोगों को बरामद किया। ये सभी लोग अहमदाबाद से कंटेनर में छुपकर रामपुर जा रहे थे, लेकिन मुरादाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान कंटेनर को पकड़ लिया गया। कंटेनर में महिलाएं और बच्चे भी थे। सांस लेने के लिए कंटेनर की छत को काटा गया था। जिला प्रशासन ने इन सभी लोगों को रामपुर के क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। कंटेनर को चला रहे ड्राइवर का कहना है कि वो गुजरात के अहमदाबाद से कंटेनर लाया, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस ने नहीं रोका। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कंटेनर में छिपकर यात्रा कर रहे सभी लोगों को अब रामपुर में क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के दर्दनाक हादसे नहीं रुक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस नोएडा से महोबा जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह हादसा ड्राइवर की झपकी लेने की वजह से हुआ। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में किसी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। इलाज के बाद कई मजदूरों को छुट्टी दे दी गई। बाद में पुलिस की सुरक्षा में उनके घरों के लिए उन्हें रवाना किया गया। 31 लोग बस में सवार थे। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी ओप्पो के ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में कम से कम 6 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। कंपनी ने फैक्ट्री का पूरा कामकाज अगले आदेश तक बंद कर दिया है। ओप्पो ने अपने कर्मचारियों को लिखा है कि कोई भी कल काम पर न जाए। कंपनी के अगले नोटिस तक सब अपने घरों में ही रहें। ओप्पो अपने सभी 3000 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाएगा। उसके बाद ही फैक्ट्री खोलने का फैसला किया जाएगा। कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉयज का सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। कंपनी ने कहा है कि जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, सिर्फ उन्हें ही तय प्रोटोकॉल के तहत काम के लिए अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।